नमस्कार, स्वागत है आप सबका IHY के मीडिया के एक और स्पेशल एपिसोड में। कोटा के टॉप एजुकेटर्स से आप सबको मिलाने का हमारा सिलसिला लगातार जारी है और आज हम आपको लेके आए हैं कोटा के एक ऐसे ही टॉप एजुकेटर के पास जो कोटा के स्टूडेंट्स के बीच बेहद फेमस हैं। कोटा में बिहार से आने वाले अमरनाथ आनंद सर मैथ्स के टॉप फैकल्टी हैं, मैथ्स के एक्सपर्ट हैं। आज हम अमरनाथ आनंद सर से मिलेंगे, चर्चा करेंगे इस बात पर कि कोटा कैसे स्पेशल है, मैथ्स कैसे इजी किया जा सकता है और क्यों स्टूडेंट्स को मैथ्स से नहीं डरना चाहिए। तो सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप बिहार से हैं। जी। कोटा का एक बड़ा वॉल्यूम जो है वो बिहार से आता है और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो वहाँ पे आने वाले अधिकतर बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों से आते हैं। तो आप अपने जर्नी को, आप बिहार से आए हैं, आप बिहार से निकलकर कोटा तक पहुंचे हैं, शुरुआती जर्नी को किस तरह से देखते हैं, कैसे शुरुआत करी आपने, कैसे यहाँ तक पहुंचे सर? एक्चुअली मैं पटना में पैदा हुआ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप अगर कहें तो पटना से ही है और मेरी 12th तक की जो शिक्षा है वो भी पटना से ही पूरी हुई है। इन फैक्ट मैं कह सकता हूँ कि कंकड़बाग कॉलोनी जगह का नाम है और वहाँ पे इतना ज़्यादा अवेयरनेस आईटी को लेकर पहले नहीं होता था जितना आज की डेट में हम देखते हैं। सब तरफ आईटी का एक महिमा मंडन अच्छा खासा सबको पता है। पेरेंट्स आर अवेयर, स्टूडेंट्स आर अवेयर, मेनी पीपल आर अवेयर, बट उस समय तक आईटी की ऐसी जानकारी नहीं होती थी। मैं भी अगर खुद के बारे में बात करूँ तो मुझे भी ये जानकारी करीब करीब 11th के एंड तक जाते जाते पता चला था कि देयर इज सम एग्जामिनेशन जो कहते हैं, जिसको हम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं और उससे आईटी की तैयारी होती है। तो 10वीं तक तो आप ये सब मान सकते हो कि बस एक मैथ्स के प्रति लगाव होता था और मैथ्स से वहाँ पे देखो दो चीजें होती थी। एक तो लोग बोलते थे आईएएस के बारे में और दूसरा बोलते थे इंजीनियरिंग के बारे में, और डॉक्टर के बारे में भी उस समय इतनी बातें नहीं हुआ करती थी। मेनली क्या होती थी, आईएएस और दूसरी होती थी ले देकर इंजीनियरिंग। तो ये मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था क्योंकि मेरे माता पिता भी इतने उस लेवल पे नहीं थे कि भाई उस लेवल पे गाइड कर पाएंगे भाई ये कहाँ क्या करेगा। तो शुरुआती दिनों में अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमिकली हमारा जो परिवार था, आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हो। पिताजी की एक आटा चक्की की मिल थी और वहाँ पे, और इनफैक्ट अभी मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट क्या हुआ था, अभी मैं गोवर्धन परिक्रमा लगा कर आ रहा हूँ। तो गोवर्धन परिक्रमा में जैसे बीच बीच में आप देखोगे तो ठेले होते हैं उस तरह जी। के, जैसे शुगर किंग के, गन्ने के जूस के। तो वहाँ एक था जिसमें वो ऐसे चलाकर ऑन किया जाता है जनरेटर, जी। राइट, और उससे फिर वो चीजें कन्वर्ट होती थी। तो जो आटा चक्की का मिल था ना, उसमें वो जनरेटर लगा हुआ था। बिल्कुल। तो मेरे को अचानक से याद आया कि यार ये तो मैं भी अपनी 7वीं 8वीं में मैं चलाता था। लिटरली मेरे को चलाना पड़ता था क्योंकि पिताजी को यहाँ कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो नहीं ऑन करते थे, मेरे को ही उसको घुमा के करना। तो इस तरह का कुछ परिवार था, बेसिक बेसिक सा, और बस मन में एक चीज था कि यार कुछ करना है जीवन में। तो बस एक चीज पता था कि स्ट्रेंथ इज मैथ्स, स्ट्रेंथ इज मैथ्स। उसके अलावा मेरे को शायद ही कुछ चीज आती है। तो वहां से फिर मेरे को लगा कि यार अपन इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। फिर एक टाइम ऐसा था यार कि हमारे को लगता था यार बिहार में भी अपना इंजीनियरिंग हो जाता है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, बाहर जाके भी इंजीनियरिंग किया जाता है और कम पैसों में हो सकता है। एक चीज दिमाग में फिर से आती थी यार वहाँ इंजीनियरिंग की फी कैसे देंगे हम लोग, मान लो हो भी जाता है। तो फिर वहाँ मेरे को पता चला कि लोन वोन देकर हो जाता है। तो फिर फाइनली हमने आईटी की तैयारी चालू की, वो भी आप समझ सकते हो कि 11th के बाद स्टार्ट किया था और इनफैक्ट 12th तक डिसाइड करने में लग ही गया था क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो गाइड कर सकता था और वहाँ ऐसे टीचर्स भी नहीं हुआ करते थे जो आपको एग्जैक्टली या ऐसे सेमिनार्स होते हों, इनिशिएटिव्स होते हों कि यार चलो आज करियर काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमने 12वीं कंप्लीट करने के बाद फिर एक साल का ड्रॉप लिया था। आनंद कुमार सर थे, उनसे मैथ्स पढ़ा था, काफी अच्छा लगा था सबको देखकर समझकर, क्योंकि बातें बड़ी प्यारी सी होती थी, बहुत अच्छा लगता था और मोटिवेटिंग काफी होती थी। मतलब वो भी एक ऐसी पृष्ठभूमि को बिलोंग करते थे जहां उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था। हम वर्ड स्ट्रगल यूज करते हैं आजकल का जो नया टर्म है, दैट इज हसल। ठीक है। तो हम लोग स्ट्रगल करते थे, आज के बच्चे हसल कर रहे हैं। तो ऐसी पृष्ठभूमि से आते थे और उन्होंने काफी इंस्पायर किया। इनफैक्ट उस समय हम देखते थे कि सर को कोचिंग चलाने में कितनी दिक्कत आती है। मतलब अगर वो नया स्टार्ट कर रहे थे तो वी वर रियली मतलब समटाइम्स लाइक कि यार सर को सब कुछ सेटल हो जाए टाइप्स। तो फिर सर ने भी फाइनली चीजों को सेटल किया, हमारा भी वहां से हुआ। फिर फिजिक्स एसके सिन्हा सर के यहाँ पढ़ा था हमने।
और इस तरीके से जर्नी कंप्लीट हुआ और आई वाज लकी एनफ कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। तो सर आज आप इंजीनियर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स को नर्चर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एक फेज था जहां आप खुद एक इंजीनियर बनने के लिए हसल कर रहे थे, जैसे आपने स्ट्रगल कहा अपने शब्दों में। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो आपका प्रिपरेशन फेज था, जब आप आज बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना रिलेट कर पाते हैं अपने उस फेज से, और कितना सिमिलर है या कितना बदल गया है, इवॉल्व हो गया है पूरा सिस्टम? इवोल्यूशन तो काफी ज्यादा है एक्चुअली। अगर हम इस तरीके से बात करें तो उस समय कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करता था, नीदर मटेरियल नॉर द सिस्टम। कोई सिस्टम नाम की चीज हुआ नहीं करती थी उस समय। हम लोग के पास मोस्टली क्या होते थे कि बुक्स होते थे, जो किसी ने बतला दिया कि यार ये बुक करने से हमारे भैया का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, तो वो बुक खरीद लिया। खरीदने के बाद कुछ होता था, बहुत सारा चीज नहीं होता था, क्योंकि वो आईआईटी की पढ़ाई थी। उस समय ऐसा भी नहीं था कि डाउट क्लासेस लगती थी कि भैया आप जाके डाउट्स पूछ सकते हो, और हम लोग काफी शाई हुआ करते थे। मतलब अगर आप देखो तो फर्स्ट बेंच से 10 बेंच गिन लो तो उसके बाद ही हमारा नंबर आता था कि उसके बाद बैठेंगे, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति होती थी। और खैर कुल मिला के बस ये था कि अभी इसका सिस्टम में हर चीज ऑर्गेनाइज है, टीचर हर चीज कर रहे हैं, बच्चों का एक काम है बस पढ़ाई करना। उस समय बच्चों को ये भी देखना होता था कि मटेरियल क्या करना है, कि वहां सिर्फ लेक्चर्स होते थे, कुछ क्लास डिस्कशंस हो जाते थे, टेस्ट नहीं होते थे उस लेवल पे। जैसे आज जो सबसे बड़ी चीज है कि आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट आपको हमेशा चैलेंज करता है कि भाई आपको और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा पढ़ना पड़ेगा। उस समय टेस्ट क्या होता था, लास्ट में 2 साल के बाद एक टेस्ट हो गया, दैट्स इट। तो इस तरीके की चीजें होती थी, इस तरह की चुनौतियां थी उस वक्त। तो सर आपने उन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए आप पहुंचे आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में से एक, आप बिहार से निकलते हैं, आप आईआईटी दिल्ली जाते हैं, कितना डिफरेंस, कैसे एकोमोडेट किया, कैसे एडजस्ट किया वहाँ पे, कितना मुश्किल था एडजस्टमेंट, और आईआईटी दिल्ली की क्या इंप्रेशन रही आपके जिंदगी में, आपके थॉट प्रोसेस में, उस पर अगर आप प्रकाश डालें। एक्चुअली मेरे को जब तक मैं पढ़ता था ना बिहार के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि जितने पढ़ने वाले और सेलेक्ट होने वाले वो लोग होते हैं ना, शायद गरीब ही हुआ करते हैं जी। मतलब ये मेरा एक बड़ा इंप्रेशन था जीवन का, कि शायद सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत हम ही को है, ठीक है, और जितने भी मोस्टली सेलेक्ट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो सडनली आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली। पहला दिन लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, बिल्कुल। मतलब वो इतना अलग सा था, और हमारे बीच में बातचीत होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट पिच पे होती थी। पहले दिन यकीन नहीं मानोगे आप, आई वाज नॉट इवन एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। मैं अपने दोस्तों के साथ एक वर्ड कहते हैं ना, वो भी शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता था कि आई विल साउंड फनी। तो मेरे को ऐसा लगा यार कि मैं इनके बीच में कैसे बात करूंगा, क्या बोलूंगा। फिर धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करने लगे कि यार क्या है क्या नहीं है, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस फील आया। फिर वहां देखा कि यार अमीर घरों के भी बहुत सारे बच्चे हैं तो एक वो सबसे बड़ी इंप्रेशन जो कहते हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से टूटा। फिर बाद में समझ में आया कि यार एक्सपोजर का फंडा जीवन में बहुत होता है, जिनके साथ ज्यादा एक्सपोजर रहता है वे नेचुरली, मतलब उनके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें अपने आप ही स्वतः हो जाती हैं, जो हमें स्ट्रगल से पाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन उसके बावजूद मन में बस इतना विश्वास था यार कि अपन है तो एट द एंड बिहार से जी, तो कर तो लेंगे ठीक है। तो फिर दोस्त भी मिल गए बहुत सारे, फिर आगे बढ़ते गए। लेकिन एक चीज आईटी के अंदर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो जो क्राउड होता है ना, वो बड़ा शानदार होता है। हो सकता है वो आपके साथ, आपको उस समय लग रहा हो टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बिल्डअप होता है ना आपके अंदर, जो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो वो जो 4 साल का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमने बहुत सारी चीजें सीखी। वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर हमें लगा कि यार ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, मेन चीज। लेकिन फिर उसके बाद हो जाता है यार कि 3-4 साल के बाद करना क्या। तो वो जब सवाल मन में आने लग गया ना, तो फिर थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ने लगी थी। लेकिन ये चीज बहुत क्लियर थी उस समय भी मेरे को, कि आगे चल के अगर कुछ नहीं होगा तो पढ़ाने का काम अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स समझ में आती है, मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स के साथ बहुत देर तक काम कर सकता हूँ। 13-13, 14-14 घंटे भी अगर काम करने को मिले तो आराम से कर सकता हूँ। मतलब देयर वाज अ पैशन फॉर मैथ्स। तो यहाँ मैं दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं बिहार लेके जाऊंगा आपको, आप बिहार के उस परिस्थिति को महसूस कीजिए, और उन बच्चों को महसूस कीजिए जो कैपेबल घरों से नहीं आते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल घरों से नहीं आते हैं। वो बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, तो अपना काम चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ये जज्बा वहाँ से आता है। आप तमाम बच्चों को देखेंगे जो अपना खर्च निकालने के लिए, जो पटना के किसी लॉज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
वो ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्च निकालते हैं। ये जज्बा, ये जीन से आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करी। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद तमाम लोग अच्छे पैकेज पे अच्छी जगह जाते हैं। आप जिस डिपार्टमेंट से थे वहाँ से हो सकता था आप कहीं प्रोडक्शन में, मर्चेंडाइजिंग में, कहीं अच्छी कंपनी में आज आपके नाम के आगे एमडी सीईओ लग चुका होता। एकेडमिशियन कैसे बने? मतलब आप जो एक वहाँ एमडी सीईओ जैसे पोस्ट पे जा सकते थे, वहाँ से कोटा आके अन्ना सर बन जाने की जो कहानी है, और वो कैसे डेवलप हुआ, एकेडमिशियन कैसे? एक्चुअली क्या हुआ यार कि आईआईटी करने के बाद जैसे कि जो घर में हमारे जो भी मतलब पैसे वैसे कमाने का जो सोर्स था वो एक्चुअली बंद हो गया था कुल मिला के। एंड सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, बेटा मैं ही हूँ घर का। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि यार घर को भी चलाना है, यहाँ भी रहना है, इनको भी टाइम देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर इनको अगर मैं नहीं देखूंगा तो आज शायद पता नहीं कौन इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। तो पहली चीज़ दिमाग में ये क्लियर हो गई थी कि इंडिया छोड़ के तो नहीं जा सकते, ठीक है। और अगर इंडिया में रहना है तो अब अपने चॉइस का काम क्या बचता है। तो ये चीज़ था कि यार इसमें कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं था यार कि इसमें बहुत लेवल तक एक्सेल करूंगा या क्या करूंगा या कितना टाइम लगेगा मुझे, वो मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज़ ये पता थी कि यार ये करूंगा ना तो ये बहुत जल्दी मेरा काम इसमें हो जाएगा। तो जब मैंने पहली बार सोचा ना पढ़ाने के लिए, तो घर से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आया कि यार ये मत करो, कुछ भी करो ये मत करो। तो बात हुई, मैंने समझाने की कोशिश की, अपना पक्ष रखा। उनका बस एक ही कहना होता है जी कि यार सब लोग यही पूछेंगे कि ठीक है पढ़ाता तो है, नौकरी नहीं लगी कैसे। बिल्कुल। तो वो जो 2004 का जो फेज था ना, उस समय ऐसा ही होता था कि टीचिंग को कोई कुछ मानता नहीं था। मतलब ठीक है पढ़ा तो लेता है लेकिन काम क्या करता है। कहते हैं जिसका कुछ नहीं होता आके प्राइवेट टीचर बन जाता है, और आम अवधारणा थी। पहली चीज ये कि आईआईटी किया, आईआईटी के बाद पढ़ा नहीं लग गए, नौकरी नहीं लगी। दूसरी बात ये तेरे को समस्या आई कि उनके जो पॉइंट ऑफ कंसर्न थे, शादी कौन करेगा तेरे से। बिल्कुल। तो मैंने बोला देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मेरे को अपना करियर बनाना है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे मेरे को अभी सबसे पहला जो मेरा प्यार है ना वो मेरा करियर है। और मुझे लगता है कि मैथ्स के साथ मैं आगे ले जाऊंगा। मेरे के अंदर ये कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से था, तो मुझे लगा कि यार ये करते हैं। तो फिर वहां से चालू किया। कोटा है, कोटा में भी ऐसा मेरे को पहले से नहीं पता था कि अपन कुछ इस तरह का मुकाम मिल जाएगा, लेकिन हाँ स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, मजा आने लग गया। बंसल क्लासेस से स्टार्ट किया था पढ़ाना, और वहाँ पे बच्चों का जो एक कहते हैं ना काम करने का तरीका था, या बंसल सर की जो भी गाइडेंस थी, जो खुशबू थी ना वहाँ की, तो वहाँ बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ते थे। तो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यार पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। वहाँ बस एक ही चीज फील आती थी कि पढ़ो, पढ़ाओ, लाइफ बनाओ। ऐसा मुझे पूरा यकीन है सर कि आप, और आप स्वयं आनंद सर से पढ़े हैं, आप जैसे लोगों को देखकर ही एक कॉन्सेप्शन बना होगा कि बिहार से है, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। खैर मेरा मैथ्स वीक है, और मैं इस चीज को काफी मतलब हमेशा पूछ दिया जाता है कि बिहार से है फिर भी मैथ्स वीक है। तो आपने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया, आप कोटा आए। कोटा में आके आपने मैथ्स में अपनी एक ऐसी जगह बनाई, पूरे मैथ्स एज अ सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो मैथ्स में आपने एक ऐसी जगह बनाई जहां आपके क्लासरूम के बाहर बैठ के बच्चे आपकी क्लास लेते हैं। ऐसा सिनेरियो डेवलप हो गया जहां बच्चे बाकी क्लासेस से नहीं, अन्ना सर की क्लास लेनी है। तो ये कैसे हुआ? ये ओवर द पीरियड हुआ या स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में ही आपको ये चीजें, ये ट्रेंड दिख गई थी? कैसे हुआ? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एक्चुअली जब बंसल में पढ़ाते थे तो उस समय एक बड़ा अच्छा सा मतलब चीज होता था कि बच्चे कहीं ना कहीं चीजों को कंपेयर करते थे पढ़ाने के हिसाब से, कि ये क्या पढ़ा रहा है, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, इसके पढ़ाने के तरीके में क्या डिफरेंस है। तो हमेशा मेरा जो पढ़ाने का तरीका था वो ये था कि यार सामने वाले को समझ में आए। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि मैं गया बोल के और निकल गया। ठीक है, तो मेरे हमेशा ये रहता था कि जितने बच्चे बैठे हों तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाए। और वो एक मन में रहता था। बहुत बार ऐसा लगता था कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स तो लोग कभी कभी ऐसे ही पढ़ा देते हैं कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। मैं एक चीज में घुस के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस कभी कभी शेक भी होता था, लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो आपने जैसा बोला कि बच्चे दूसरे बैचेस से आने लग गए, देन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो ठीक है, वो सही कर रहा हूँ, और शायद मुझे इसी तरीके से आगे भी करते रहना होगा। तो वो धीरे धीरे वो खुशबू फैली, बाकी बच्चों ने भी दूसरे बच्चों से शेयर किया होगा, तो शायद इस तरीके से वो जो बच्चों का प्यार था वो रिवर्ट बैक हो आता रहा। जी बिल्कुल।
हम आपके जर्नी पे वापस आएंगे। एक बार हम थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। सर, आप ट्रेडिशनल कोचिंग, कन्वेंशनल कोचिंग का हिस्सा रहे हैं, अभी भी हैं, और साथ ही आप एक पैरेलल, एक बहुत ही पॉपुलर एडुटेक प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना है, वो कितना मुश्किल है आपके लिए, और स्टूडेंट्स के लिए क्या सही है? स्टूडेंट्स इसको किस नज़रिए से देखें? क्योंकि स्टूडेंट्स को तो एट द एंड टीचर से मतलब होता है। तो जब आप दोनों जगह देखते हैं सर, स्टूडेंट्स कैसे परसेप्शन बिल्ड करें कि अन्ना सर तो यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, अन्ना सर तो वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए क्या बेहतर है? तो ये इस पे कैसे देखते हैं आप, इसको कैसे सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं भी इसको कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी बात करूँ तो इस चीज़ को रखूँ, सो दैट कि बच्चों को भी एक मतलब समझ में आए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बच्चों के अंदर एक ललक होनी चाहिए भाई कि हमें करना है, पढ़ना है, इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, जर्नी को कंप्लीट करना है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक बतलाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं करते जी। मतलब वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उनका मन भटक जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। बहुत बार होम सिकनेस से बड़ा रीजन होता है बच्चों का। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे कोटा आते हैं, बहुत बार लौट जाते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आते ही नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ होम सिकनेस। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को भेजते नहीं कि यार इस उम्र में कैसे भेज दें, इतने दिनों से हमारे घर में है और अचानक से कैसे। तो देयर इज अ सिलेक्टेड काइंड ऑफ पीपल जो कोटा आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चों को एक सही गाइडेंस मिले। आज मैं अगर आपको पटना की बात बताऊं फ्रैंकली, तो इतनी ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि मैं अब यहाँ आके बस चुका हूँ, तो अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं वहां जाकर चीजों को नए दौर से स्टार्ट करूँ। ठीक है, अगर भगवान ने मौका दिया तो जरूर करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन भगवान ने मौका दिया तो बिल्कुल। ये मेरा सवाल होने वाला था। 100% करूंगा। लेकिन पॉइंट बस मेरा यहाँ पे इतना है कि अगर यहाँ से बैठे भी अगर मैं अपनी रीच बढ़ाना चाहता हूँ और बच्चों को सही गाइडेंस देना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रहना बहुत जरूरी है। अब बच्चों के ऊपर एक क्वेश्चन ये सबसे बड़ा हो जाता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन पढ़ूं। तो मेरा बस इतना कहना है, इसमें सबमिशन है कि तुम पढ़ोगे अगर ऑनलाइन भी, अगर अच्छी तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ लो जहाँ सही तरीके की पढ़ाई और सही तरीके का आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कहीं से भी सिलेक्शन रुकने वाला है। मैं इस साल की बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में 99 परसेंटाइल से ऊपर ऑनलाइन में भी अचीव किया है और ऑफलाइन में भी किया है, जहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये बोलते हुए मिलेंगे, यकीन से बोल रहा हूँ, कि सर ऑनलाइन की वजह से मेरे बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो गई। उसके बावजूद ऑनलाइन से बच्चों ने रिजल्ट निकाला है। तो बच्चों के ऊपर ये चॉइस है, आप घर से भी बैठ के पढ़ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पे पढ़ने का एक थोड़ा सा अलग एडवांटेज हो जाता है, उसके भी एडवांटेज है, बट यहाँ का एक एडवांटेज ये रहता है कि थोड़ा एनवायरनमेंट मिलता है, थोड़ा क्या अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिलता है। यू सी स्टूडेंट्स कंपीटिंग विथ योरसेल्फ, कंपटीशन ही कंपटीशन को और बढ़ाता है। तो एक एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली मिलता है जहाँ पे बच्चा टीचर से इंटरेक्ट कर भी रहा है, बात भी कर रहा है, उसको समझ भी रहा है, और अगल बगल वाले बच्चों को भी देखता है कि इतनी देर पढ़ रहा है, ये इतनी देर पढ़ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो प्ले करता ही करता है। ठीक है ना, घर पे बैठे हैं तो बस ये है कि यार आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तो आपके पास टाइम से, यानी कि जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है और घर पे बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, तो वो भी बहुत आसानी से उस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है, बशर्ते कि वो एक जगह सही जगह है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जर्नी उतनी अच्छी कहीं कंप्लीट नहीं हो पाती है। बिल्कुल सर, जैसे अभी बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की बात से मुझे ये ध्यान आया सर, बच्चे जब आप क्लासरूम में जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ब्राइट होते हैं, उन पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, आपको बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे होते हैं, लेकिन एक बीच का हिस्सा होता है सर, बॉर्डर लाइन केसेस। वो बच्चे ऐसे होते हैं जो कर तो सकते हैं लेकिन उन्हें बहुत पुश की जरूरत होती है। और जब आप इतने बड़े लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, इतने सारे बच्चों को आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड होती हैं लगातार, वो बॉर्डर लाइन केसेस वाले बच्चे जो होते हैं सर, वो स्पेसिफिकली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में जहाँ स्पेशल गाइडेंस की अलग से आवश्यकता होती है, वैसे सब्जेक्ट्स में उनको आप कैसे गाइड करते हैं, मैथ्स को उनके लिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं? और वैसे बच्चे अगर इस लाइव को देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें कि वो कैसे मैथ्स में आगे बढ़े और मैथ्स को अपना एक फोर्टे बनाएं। इसके लिए मैं आपको इनिशियल डेज के अपने एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आज की डेट में तो लोगों को ऐसा लगता था, जब मैं ऑनलाइन नहीं गया था तब तक की बात बता सकता हूँ, कि ये तो सर स्टार बैच ही पढ़ाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब मैं पहले दिन कोटा आया था तो मेरे को पहले दिन से स्टार बैच मिला था। मेरी मतलब कहीं से भी पैराशूट लैंडिंग नहीं हुई थी कि ये टॉप बैच ही पढ़ाएगा।
जी आई हैव कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैंने लोअर बैचेज को बहुत साल तक पढ़ाया, 2 से 3 साल। वहां पे भी एक चीज मेरे को देखने को मिली कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, समझते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, वहां से भी रिजल्ट निकलते हैं। तो आप अगर देखोगे ना, स्टार बैच या टॉप बैचेज में आप देखोगे 30-40 बच्चे होते हैं, वहां से आपका नाम नहीं निकलता कभी। बिल्कुल सर, ठीक है। वो आप वहां पे रिजल्ट निकाल भी रहे हो ना, उस पे भी आऊंगा, स्टार बैच पे भी आऊंगा, जी तो वहां से आपका नाम नहीं निकलता। अगर किसी का नाम कुछ बड़ा होता है ना, तो उसके पीछे क्या है कि आप मासेस के बीच में रहे हो, मासेस के बीच में रिजल्ट निकाला है। तो वो जिसकी बात आप कर रहे हो सर, उनके बीच में भी हमने काम किया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जिसमें बच्चों का हमने काफी ज्यादा फायदा किया है। जी और कोशिश यही होती है कि उन बच्चों को हम सबसे पहली प्रायोरिटी दें, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर पेरेंट्स के 3 बच्चे जी और 3 में एक बिल्कुल नालायक सा है, तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा कंसर्न वही होता है। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन मैं एक टॉप बैच को लेकर भी एक मिथ जो चलता है कि यार उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है, ये मैं आपके इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से तोड़ना चाहूंगा लोगों का। दिस इज ऑल अबाउट हंगर। ओके आप जो टॉप बैच में बच्चे हैं ना, जी वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग, उनको आपको बहुत सारी चीजें करवानी पड़ती है, क्योंकि वो फ्री रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल। आपने होमवर्क दिया, उनका काम कंप्लीट हो गया, अब वो क्या करें, अब वो अगर गेम खेलने लग गए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, उनकी केयरिंग गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल तो फिर उनको और ज्यादा काम करवाना पड़ता है। तो वहां पे टीचर का जो कहते हैं ना एक वर्किंग लोड, वो और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनका कम नहीं हसल होता है। सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, वो उससे आगे की देख रहे होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो चर्चा को सर आप आगे बढ़ाते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा या चर्चा करना चाहूंगा मैं इस पे कि आज के अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, आज जेई और नीट के प्रिपरेशन में तमाम प्लेयर्स हैं, तमाम लोग हैं। यहाँ पे सर सिचुएशन ये है कि जो स्टूडेंट है ना, वो वहाँ जा रहा है जहाँ रीच है, जिनके बारे में लोगों को पता है। एक ऐसा फैकल्टी जो कोटा के तमाम टॉपर्स को नर्चर कर चुका है, वर्तमान दौर में भी तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चे उन तक पहुंच नहीं पाते। इस चीज को आप कैसे देखते हैं और इस चीज में आप कहाँ तक खुद को देखते हैं कि आप एक ऐसे मौके पे आए या एक ऐसे जगह पे रीच करेंगे जहाँ एक इक्वल प्लेटफॉर्म बनेगा? हाँ, मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चन है आपका, मतलब आज की परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखें तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अपन ऐसे समझते हैं कि आईआईटी जेईई की पढ़ाई में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब सबसे पहले तो हम पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। आईआईटी जेईई का पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही है। कंटेंट की बात करें, टफनेस की बात करें, तो बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। उसको हम कितना भी चाह लें कि हम उसको सुगर कोटेड होके चीजों को कर लें, या मतलब कोई ऐसा कर दे, या बच्चों को लगे कि यार ये ऐसे करके हो जाएगा आराम से, या इतने सिंपल सिंपल प्रश्न कर लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, या हम नॉर्मल तरीके से 2-4 वैल्यूज रख के कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर ये बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी मोड ऑफ मीडियम को देखकर इंस्पायर हो रहा है कि यार इस तरीके से मेरे आईआईटी जेईई की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कहीं से भी सत्य नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या है कि अभी कोविड की वजह से थोड़ा तो बच्चा जो है इस गाइडेंस में पीछे हो गया, और उसका रिजल्ट आप आज देखोगे भी। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन होके अच्छा रिजल्ट लाया, तो आज आप देखोगे कि कुछ ऐसा सेक्शन तो है जो रिजल्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको गाइडेंस अच्छी मिली, उसको मटेरियल अच्छा करने को मिला, उसको पढ़ने को अच्छा मिला। लेकिन बहुत ऐसा वर्ग है जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप इतने बच्चों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, तो आपको लगेगा कि यार इनके साथ कुछ भी न्याय नहीं हुआ इस कोविड में। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग या ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रह गए जहां पे उस लेवल की गाइडेंस मिल ही नहीं पाई। बहुत सारा टाइम जस्ट बिकॉज कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें वहां पे देखने को मिल रही है उनको, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग में उनका टाइम इतना जा रहा है जस्ट बिकॉज कि वो अपने फेवरेट लोगों को देखने के लिए या उनकी ऐसी चीजों को देखने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि मैं आपको एक बहुत मतलब ईमानदारी से यहाँ एक चीज कोट करना चाहूंगा। हम जब कोटा आए थे और यहाँ पढ़ाना चालू किया था, आपने शायद देखा भी होगा, अगर आप उस समय यहाँ पे कोटा में होंगे तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मॉल। एक सिंगल मॉल नहीं हुआ करता था। कैसे देखते थे हम कोटा के बच्चों की लाइफ को? तपस्या की तरह। हमें हमेशा लगता था यार कि ये 2 साल हैं, इसमें पढ़ना है, हमें बाहरी दुनिया से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, टीचर जो कह रहा है उसको सुनना है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है।
बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि वो चीज कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही है। लग रहा है कि हम आईटी जेई की जो पढ़ाई है, बाकी दुनिया की सारी चीजें करते हुए भी हम इसको कर जाएंगे, जो कि एक बहुत गलत इंप्रेशन है। आज की डेट में अगर आपको लग रहा है नॉर्मल बच्चे को जो एवरेज, जैसे कि मैं था, अगर मैं अपनी बात भी करूं, तो अगर मैं बोलूंगा कि यार 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लूं और बाकी सारा टाइम में इस तरीके से वेस्ट कर लूं तो मेरा आईटी हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप अभी गाइडेंस से ही बहुत लाखों कोसों दूर है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे गाइडेंस बहुत तगड़ी तरीके से चाहिए होता है, पढ़ना बहुत चाहिए होता है। आज आप कोटा के बच्चों को देखो, वो क्या करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं सर। जी एक एक बच्चों का जब मैं जर्नी देखता हूँ, लाइफस्टाइल देखता हूँ कि वो एवरेज आते हैं। आज हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कैसे बच्चे आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में तो एवरेज बच्चे ही आते हैं, जी क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे कैसे कैसे क्या क्या करके जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हमारे पास वो बच्चे आ रहे हैं और उनकी जर्नी हम देखकर इस बात से इंस्पायर्ड है कि यार उनको हम काम करने के लिए देते हैं, ये करते हैं और बिना किसी बाहरी दुनिया का वो करते हैं। हाँ, आज बस थोड़ा सा ये हो गया कि एग्जामिनेशन के बाद सिटी मॉल चले गए, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है और जो ऐसी जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनके पास वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है जी और अल्टीमेटली वो फोकस तो नहीं कर पाता है। और फोकस नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वो लगता है कि यार आईटी का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया मेरा, मैं इतना पढ़ा था। आप एक्चुअली देखा जाए तो अपनी 24 घंटे का यूज करना भी उन 2 सालों में नहीं सीख रहे। एक बहुत फेमस लाइन आपने सुनी होगी कि कोटाइट्स के लिए खासकर कि आप मतलब कोटा से आप बाहर जाओगे तो कोटा को अपने अंदर से नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल सर। उसका रीजन क्या है, वो एटीट्यूड सीखता है। अगर वो फेलियर भी है ना कोटा का, तो बहुत बार आप देखोगे ना कि वो अपनी आगे की जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूड सीख चुका है कि यार उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इवन दो वो इतने बड़े एग्जामिनेशन में अपीयर होता है और फेल भी कर जाता है, तो वो उससे जो मेहनत करने की जो कैपेबिलिटी और इच्छा है ना, वो कोई से छीन नहीं पाता। बिल्कुल। और यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने आती है कि ठीक है, आप कोई एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट होता है, आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पर अगर आपने कोटा में रियली प्रिपेयर किया है, अगर आपने कोटा में एफर्ट डाले हैं, तो लाइफ में वो आपके साथ जाता है, वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप जैसा सर ने बताया 2 घंटे 3 घंटे करके आप सोच रहे हैं कि आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में चले जाएंगे, तो या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या फिर आप खुद को समझा नहीं पा रहे हैं कि जरूरत किस चीज की है। हालांकि सर से एक बात जी। यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि आपने बोला एक वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर बतलाता हूँ, कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो बच्चा, मैंने सबको देखा हुआ है, ठीक है ना, वो कभी भी इस तरीके से तो आईटी में नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो तुरंत ऑर्डिनरी हो जाएगा। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है तो अगर वो 2-3 घंटे ही बस काम कर रहा है और 4 घंटे ही काम कर रहा है, तो वो तुरंत से ही ऑर्डिनरी होने वाला है। तो सर आपने चर्चा के बीच में बच्चे और पढ़ाई की बात करी, मैं यहाँ से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर हम पिछले कुछ सालों के आईआईटी पैटर्न को देखें, जेईई मेन के खास करके पैटर्न को देखें, तो एक ट्रेंड डेवलप हुआ है। बहुत सारे बच्चे फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 300 आउट ऑफ 300, 360 आउट ऑफ 360, जो कि अगर आज से एक डिकेड पहले की बात करें, 10 साल 12 साल पहले की बात करें, तो बहुत रेयर हैपनिंग होती थी या शायद नहीं ही होती थी। मुझे नहीं याद कि इसके पहले कभी हुआ हो। तो क्या बदला है सर? पैटर्न बदल गया है, बच्चों का आईक्यू इवॉल्व हो गया है, या आईआईटी और जेईई मेन के जो पेपर सेट करने वाले हैं उन्होंने लेवल को थोड़ा सा डिग्रेड किया है? किस तरह से इसको आप एनालाइज करते हैं? मतलब आपने वैसे तो क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी दे दिए। उसमें जो आपने एक बात रखी ना कि पैटर्न को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है, तो आप देखोगे कि 4-5 साल पहले या 7-8 साल पहले की बात है, ऐसा था कि एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो काफी हाई लेवल पे आता था, सवाल बच्चे देखते थे, बहुत सारे बच्चों को लगता था यार 5% भी नहीं आ रहे हैं, 10% भी नहीं आ रहे हैं, 15% भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऊपर से कोर्ट के थ्रू भी ये चीज आई कि भाई अपन कम से कम इतना तो बच्चों को आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उधर से एक मोल्ड भी किया गया। दूसरी बात क्या हो गया कि आज कंटेंट इतना इवॉल्व हो चुका है कोटा की कोचिंग में, जहाँ पे आप देखोगे ना कि हर जो क्वेश्चन जो जेईई मेन में पूछा जा रहा है, उस तरह का एक ऑल्टर क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी करा रखा है बच्चों को। तो अब होता क्या है कि जो बच्चा क्विक ग्रास्प करता है, तो उसको तो सब चीजें अच्छी तरीके से बिल्कुल एक एक चीज जो है क्लियर रहती है, और वो इतनी बार उस चीज को कर चुका होता है कि उसको बहुत आसान सा लगने लगता है, और विद इन टाइम वो करने की कैपेबिलिटी को धीरे धीरे करके डेवलप कर देता है। आज आप देखोगे तो करीब करीब 2.25 साल का टाइम मिल जाता है उसको पढ़ने के लिए। लास्ट में 3-4 महीने ऐसे मिल जाते हैं जो कि स्टार्टिंग में नहीं मिलते थे। बोर्ड खत्म होता था मार्च में, अप्रैल में एग्जाम हो जाता था,
तो इतना बड़ा टाइम गैप नहीं मिलता। अब इतना बड़ा टाइम गैप मिल रहा है कि उसमें 3-3 बार 4-4 बार बच्चों का रिवीजन हो रहा है, इतने सारे बच्चे टेस्ट फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक आप देख सकते हो कि फायदा तो बच्चों को हो ही रहा है। तो एक ये भी चीज है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पेपर भी थोड़ा सा लेवल में आया है। और तीसरी बात ये है कि जेई मेन एक अलग एग्जामिनेशन है और जेई एडवांस वाला हमारा एक अलग एग्जामिनेशन है। तो जेई मेन को तो उस तरीके से मोल्ड किया गया है क्योंकि एनआईटीज को भी कैटर करना होता है, बहुत सारी चीजों को कैटर करना होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक जो एवरेज बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। लेकिन जहां एवरेज बच्चे की परफॉर्मेंस आ रही है तो टॉपर बच्चा जो है वहां पे उसको सारे क्वेश्चन आसान लगने लग जाते हैं और वो तुरंत उसको कर लेता है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचो ना, अगर मैं जैसे पेपर बना रहा हूँ जी, तो जब मैं पेपर बनाता हूँ और कोई भी एक चीज अच्छी वाली किसी सवाल में डालता हूँ, या तो मैनिपुलेशन हो या कोई भी ऐसी चीज हो, तो एक अच्छा बच्चा हो सकता है उसके लिए वो बिल्कुल लल्लू सवाल हो। और लेकिन जो एक नॉर्मल बच्चा है एवरेज, जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है ना, उसके लिए वो टफ लेवल का सवाल जी। और ऐसा अगर मैं सब में डालूं तो नॉर्मल बच्चे के लिए तो उसमें हालत बहुत बुरी होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो एक टॉप बच्चा है वो हो सकता है सारे नहीं कर पाए, लेकिन वो एक लेवल तक पहुंच जाता है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ा है कि ये जो पूरी खाई है उसको मिटाने के लिए ये 8-10 तो ऐसे भी देने पड़ेंगे जो ये भी कर सकते हैं, ब्रिजिंग द गैप बेसिकली। तो जब ये करने के लिए हो जाता है तो वो तो उसको बहुत आसानी से कर लेता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये फुल आउट ऑफ फुल वाला स्टार्ट हो चुका है इसी तरीके से। तो अब वापस लौटते हैं कोटा की तरफ। सर, आपने कोटा में कई साल निकाल दिए, अलग अलग फेजेस देखे आपने कोटा के, अलग अलग प्रोसेस देखे, और कोटा कोचिंग इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुई है अगर थ्रू आउट हम बात करें। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपनी पूरी जर्नी पे कोटा कोचिंग के पर्सपेक्टिव से लेके जाएं, जहां आप एथिकल और मोरल वैल्यूज की भी बात करें, आप एकेडमिक्स के तहत भी बात करेंगे कितना इवोल्यूशन हुआ है, पॉइंट ऑफ जो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं कोटा उन पे भी बात करें। थोड़ा सा इलैबोरेटिव तरीके से हमें बताएं कि जिस दिन आप कोटा आए थे और आज जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इस दोनों दिनों के बीच कोटा कितना बदला है सर? अब ऐसे देखोगे आप तो कोटा तो मतलब काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका है। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट बेस में भी या नॉर्मली भी कोई भी चीज पे अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट पे बात करें, एम्बियंस पे बात करें, टीचर के पढ़ाने पे, डेडिकेशन पे बात करें, तो बहुत सारी चीजों में कोटा बहुत ज्यादा चेंज तो हुआ ही है। जैसे हम लोग जब आए थे तो उस समय एक ही कोचिंग का नाम होता था, दैट वाज बंसल क्लासेस। और बंसल क्लासेस में जब बच्चा मतलब बिहार से, यूपी से, कहीं से भी एक ही नाम उस समय सुना हुआ था, बंसल क्लासेस, बच्चा वहां आता था, एडमिशन लेता था, पढ़ाई करता था और उसको ये चीज समझ में आती थी कि यार पढ़ने के अलावा दूसरा कोई स्कोप है। उस समय ऊपर के बच्चों का जो मटेरियल होता था, जो नीचे के बच्चों का मटेरियल होता था, वो सेम होता था, ठीक है। तो एक ये टाइम था जब हम अपन ऐसे सोच सकते हैं कि जब हर एक बच्चे को सेम तरह के मटेरियल, सेम तरह के कंटेंट दिए जाते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया जब चीजों में थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि कह सकते हैं ना, बिजनेस टाइप की चीजें स्टार्ट हुई। तो जब बिजनेस टाइप की चीजें स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा इस चीज को भी चेंज किया गया, क्योंकि क्या होता था कि जब आप सबको सेम तरह का कंटेंट दे रहे थे, जिसके मैं हमेशा वैसे रहता हूँ कि जरूरी होता है बच्चों के विकास के लिए, तो इनिशियली इट वाज लाइक कि सेपरेट टाइप के असाइनमेंट्स इनको देने चालू कर दिए गए, जस्ट बिकॉज की सेटिस्फेक्शन बच्चों के अंदर खूब सारा है कि हमसे तो क्वेश्चन हो रहे हैं, हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं। और फिर उस तरीके से एग्जामिनेशंस भी आप देखोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने इस तरीके से चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जब ऐसी देखी गई तो फिर मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा हम अपना ही काम करें, और इसकी वजह से ही मैंने ये इंस्टीट्यूट भी अपना स्टार्ट भी किया था। तो एक आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा चीज है जब हम पढ़ाने की बात करते हैं। दूसरी बात ये भी कि अभी जैसे कोरोना हो गई, जो फेज गया है, उस समय बच्चों का यहाँ आवाजाही बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो उसके बाद भी अगर अपन देखें तो बच्चा उस चीज के लिए क्रेव करता है कि जो हम पहले कोटा में देते थे बच्चों को। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, मुझे जो समझ में आता है कि कंटेंट के साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और ये बीच में काफी हुआ भी है। तो अपने को कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हम बच्चों को अच्छा कंटेंट दे सके और जितना बढ़िया यहाँ पे एक एनवायरनमेंट दे सके पढ़ने के हिसाब से, वो चीज अपन इंश्योर करते हैं, क्वालिटी। जी, तो सर आपने अभी बताया कोटा कोचिंग के इवोल्यूशन में, और आपने बताया कि किस तरह से स्टैंडर्ड्स को इस तरह से सेट किया गया जहां स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के ऊपर कस्टमर सेटिस्फैक्शन जैसे टर्म्स को ज़्यादा तरजीह दी गई। ऐसे में आप एक कोचिंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, कोटा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, एक पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे या कैसे उनको एक मैसेज देंगे कि वो अपने बच्चों को कोटा क्यों भेजें, या ऐसा क्या फैक्टर है जो उनको कोटा आना ही चाहिए, कोटा सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए?
एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि कोटा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेस होल्ड करता है फॉर आईआईटी, ठीक है ना। अगर आज हम बाकी इंडिया के हिस्सों की बात करें ना, तो इतना ऑर्गेनाइज कहीं भी नहीं। तो आज जो आप पढ़ा रहे हो यहाँ पे और बाकी किसी स्टेट में वो पढ़ाई हो रही है, तो उसका डिफरेंस जो है ना बहुत बड़ा है। तो अगर बच्चा कोटा आता है तो वो सीख के जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, मैं जो पेरेंट्स को बोल सकता हूँ यहाँ पे कि बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग कीजिए। आप जिस कोचिंग में दे रहे हो सिर्फ ब्रांड के नाम पे मत दीजिए। आप देखिए कि आपके बच्चे को कौन टैकल करने वाला है, सो दैट कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो उसको यहाँ छोड़ने से पहले कि चलो रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, एटलीस्ट उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले जिसके लिए आप बच्चों को यहाँ भेज रहे हो। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। पढ़ाई जो है आईटीजे की, उसके लिए हम समझ सकते हैं चीज को कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में नहीं हो सकती। आपको पर्सनल अटेंशन कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं और उस चीजों को भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ नाम सुनकर कोई चीज कर रहे हो तो वो ना करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए कि किस किस पैरामीटर पे आप उस बच्चे को कहीं भी आप दाखिला दे रहे हो। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने एकेडमिक्स और कोचिंग इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स के बारे में बात की, अब हम आपके बारे में बात करते हैं। आप 18 साल से कोटा कोचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। कोटा कोचिंग में आप पढ़ा रहे हैं। 18 साल में आपने हजारों बच्चों से आपका राब्ता हुआ होगा, आपने हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा। कोई एक मेमोरी जो रह गई दिमाग में, एक खास वो याद जो कोटा कोचिंग के किसी स्टूडेंट से जुड़ी हो, या आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो आपके अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट मेमोरी है, सर वो बताएं व्यूअर्स को। वैसे तो यार बहुत सारी मेमोरीज हो जाती हैं कलेक्ट, और टाइम पढ़ने पे कभी कभी कोई भी नहीं याद आती लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। एक बहुत मतलब दिल के पास का मोमेंट है मेरी जिंदगी का। इट वाज लाइक 2014 और चित्रांग का रिजल्ट आने वाला था। चित्रांग मोरदिया, यस, चित्रांग मोरदिया का रिजल्ट आने वाला था और उनके पेरेंट्स, मैं जयपुर में थे, होटल में थे और इट वाज अबाउट टू बी अनाउंस्ड, राइट। लेकिन रिजल्ट आने से पहले का एक चीज होता है, एक पर्टिकुलर चीज होती है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं ना वहाँ के, जो डीन होते हैं, ठीक है ना, जैसे किसी आईटी ने ऑर्गेनाइज किया हो तो वो डीन फोन करके उसको पहले बतलाता है कि तुम्हारी AIR 1 है, ऐसे करके बतलाता है। तो नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और चित्रांग वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और अचानक से उसके बाद एक फोन आता है और फोन आता है तो उसको बताया जाता है कि भाई तुम AIR 1 हो। अभी रिजल्ट नहीं आया बाहर, लेकिन उसके पास पहले फोन आ चुका है कि AIR 1 होना है और उसके पिताजी का फिर फोन मेरे पास आया। तो जस्ट वो बगल में ही बैठा था, तो मेरे को इतना अंदर से खुशी मिला ना, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि उसका AIR 1 आएगा ही आएगा, बट एक होना, अभी भी मैं जब बोल रहा हूँ ना तो इट इज लाइक गूज़बम्प्स। तो एक होना और एक उस समय तुरंत पता चलना है कि ही इज नाउ AIR 1, तो वो एकदम पागलपन का क्षण था। मतलब उस समय ऐसा लग रहा था यार कि उसने तो अचीव किया ही किया है, लेकिन मेरी जिंदगी में भी इतने साल की जो मेहनत के बाद एक मुकाम होना चाहिए था, वो इसने मेरे को पूरा करके दिया है। बिल्कुल, वो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं रह जाता, वो सबका रिजल्ट बन जाता है जिन्होंने भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड किया होता है, उस पर मेहनत की होती है। तो और टीचर एक बहुत अच्छी मेमोरी निश्चित और उस फोटो को मैं जब भी देखता हूँ ना तो सारी मेमोरीज तुरंत से कहते हैं फ्लैशबैक होती हैं और मतलब याद आ जाता है कि यार अब उन समय पाइनएप्पल खा रहे थे, यहाँ तक याद आ जाता है। दूसरी एक मेमोरी और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बंसन क्लासेस की ये मेमोरी है एंड इट वाज लाइक कि इट वाज फर्स्ट टीचर। एक्चुअली क्या उस समय बच्चों का थोड़ा सा क्राउड अलग तरह से रिस्पेक्ट शो भी करने लग गया था। पहले तो वही होता था, पैर छू के चले जाते थे और इस तरीके से। कोर्स खत्म होने वाला था एंड सडनली आई फाउंड कि बहुत सारे बच्चे आसपास आगे खड़े हुए जी, और अचानक से उन्होंने कंधों को उठा लिया। और वो पहली बार किसी भी टीचर की हिस्ट्री में हुआ था कि आपको कंधे, जैसे आज आप देखते हो ये नॉर्मल सीन है बहुत बार कि टीचर को कंधे को उठाना अब नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो पहली बार ऐसा था क्योंकि वहीं पे क्राउड होता था बच्चों का, और वहां से उठा के उन्होंने मेरी कार तक मेरे को छोड़ा और आसपास इतना ज्यादा हुजूम फैल गया कि मेरे को अल्टीमेटली ऐसा लगने लग गया कि क्या कुछ सेलिब्रिटी है क्या ये फीलिंग, ठीक है ना जी। फिर बाहर बहुत सारे बच्चे मिले, बोलते कि सर शाहरुख खान यहाँ फेल है, तो
तो मैंने बोला यार शायद कुछ अच्छा कर रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम इस तस्वीर को ढूंढ के निकाले और हम उसे इस वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। सर आगे बढ़ते हैं। मेमोरीज की आपने बात की, स्टूडेंट्स के अच्छे मेमोरीज की बात की। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो क्लास में कुछ ज्यादा ही मस्ती करते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिस पर आपको पार्टिकुलर, मैं नाम नहीं पूछूंगा, बट कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको बहुत गुस्सा आया हो किसी चीज पे, किसी स्टूडेंट पे? गुस्सा देखो, इनिशियल जब मैं पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था तो थोड़ा रहता था। एक्चुअली क्या हम उस परिवेश से आते हैं, मतलब मैं आज शायद मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज्यादा वीक हूँ। मतलब इट इज थ्रू सम एक्शंस ऑलवेज, नॉट थ्रू वर्ड्स, ठीक है। तो जब मैं जिस परिवेश से आता हूँ मुझे लगता है यार कि कोई चीज अगर बच्चा टाइम बर्बाद कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए उस समय, तो उस समय काफी गुस्सा आता था। या होमवर्क नहीं करके आया तो इट वाज सडनली आउटबर्स्ट कि मतलब यार तुमको दिया, तुमको करके आना चाहिए। मैथ्स टीचर के स्ट्रिक्ट होने वाली इमेज होती भी है, तो करके आना चाहिए था जी। तो ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा वो रहता था कि यार काम तो करवाना है इससे, चाहे उसके लिए ये आज मुझे गाली दे दे, लेकिन जब इसका रिजल्ट आए तो ये इस चीज को वैल्यू कर पाए। तो बस वो चीज मेरे दिमाग में थी कि यार इसको ये समझना है कि टाइम की वैल्यू बहुत है, और जब ये टाइम की वैल्यू करेगा तो आईटी का रिजल्ट आएगा, ये भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे, इससे कारण। सो बेसिक यहाँ से मैसेज ये निकल के आता है कि कोई भी टीचर आपको क्लास में कभी ह्यूमिलिएट नहीं करता, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि वो आपको परेशान करना चाहता है, आपको डांटना चाहता है। द होल एजेंडा बिहाइंड इट इज आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट में कन्वर्ट हो। तो सर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोटा को अगर आपको एक शब्द में, एक लाइन में डिफाइन करने के लिए कहा जाए, आपके लिए कोटा क्या है? मतलब मेरे लिए तो कोटा आप देख सकते हो कि एनर्जी, मतलब यहाँ मैं एक चीज फील करता हूँ, दैट इज एनर्जी, यंग एनर्जी। मतलब कहते हैं ना वाइब है जो बहुत एनर्जेटिक है। और हालांकि मेरी भी उम्र अच्छी खासी हो गई, बट फिर भी आज भी अगर कोई बोलता है 4 क्लास ले लो, 5 क्लास ले लो, उसके अलावा ये मीटिंग भी कर लो। सर की उम्र ऑन कैमरा पूछ लें? बता देंगे। तो उसके बाद ये जो एनर्जी है ना, वो उन बच्चों को देखकर जो आती है ना, वो अलग लेवल की होती है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं यहाँ पे कोटा में जो भी फैकल्टीज, स्टूडेंट्स फेवरेट फैकल्टीज हैं, उनमें से कई सारों के एक पेट डायलॉग होते हैं जो आप क्लास में पढ़ाते हुए अक्सर यूज करते हैं और बच्चे बड़ा रिलेट करते हैं उनसे। आपका ऐसा कोई डायलॉग है जो आप क्लास में बार बार, या फिर एक आदत बन गई है आपकी रिपीट करने की? वैसे तो होंगे, काफी सारे होंगे उसमें। एक मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, मेरे को भी नहीं पता बच्चों को ज्यादा फेवरेट कौन सा लगता है या नहीं लगता है। एक होता है लिख के काटूं या काट के लिखूं। लिख के काटूं या काट के लिखूं, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस बहुत होते हैं जी। तो अगर आप हर एक को लिख लिख के काटोगे तो टाइम ज्यादा लगता है। तो बच्चों से पूछते हैं कि लिख के काटूं या काट के लिखूं, तो काट के लिखने में थोड़ा टाइम कम लगता है। और भी है धुआंधार, लगातार, बार बार। ये वहां सिमिलरिटी मिल रही है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो सर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा। IHY के मीडिया पे आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, आपका इंटरव्यू पब्लिश होगा। IHY के बारे में आपका पहला इंप्रेशन क्या था, कैसे पता चला, और आप अभी हमारे काम को कैसे रेट करते हैं? IHY के बारे में मैं मतलब जो भी है काफी दिल से ही बोलूंगा, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिनों पहले तो नहीं पता था, मतलब अगर आप देखो 2014-15 तक अगर होगा तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था। सडनली वन डे एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ जिसमें एक क्वेश्चन था जिसके बारे में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ सवाल था और वो काफी वायरल हुआ। तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में मतलब बनाया था। तो मेरे को देख के लगा यार प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा शानदार है, ठीक है, कि मतलब बच्चों को एंटरटेन भी कर रहा है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी हमने उनको प्रोवाइड करा। दूसरा फिर उसके बाद मैंने देखा तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, मतलब काफी ज्यादा ऐसी चीजें लगी मुझे कि शायद कोई बताता नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं आप लोग का एक पोस्ट देख रहा था, उसके बाद मैंने फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह मैंने #बिग अन्ना सर हमें फॉलो करते हैं, तुम लोग भी कर लो। बिल्कुल मैंने फॉलो कर लिया। उसके बाद अभी मैंने एक बड़ा अच्छा सा पोस्ट देखा है कि कोटा आने के बाद बच्चों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। I read all the posts, मतलब वो एक नहीं था, उसमें शायद 4 थे मेरे ख्याल से, 4 स्लाइड्स थे। And it was so genuine कि मतलब मेरे को लगा यार कि बच्चों को आजकल जो इतना टाइम पास या बकवास चीजें दिख रहे हैं, उसके बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो उसको कोटा आने के बाद सही क्या है, गलत क्या है, वो बतलाता है। तो मुझे लगता है यार ये टीचर से कम तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसी चीज भी बतला रहे हैं बच्चों को कि जिस काम के लिए तुम कोटा आए हो ना,
सबसे पहले वो करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद मतलब धीरे-धीरे जो चीज़ें मैं देखता हूँ ना, तो जैसे आप लोगों ने कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे बच्चों की मदद की जाने में यहाँ से, तो वो अपने आप में मतलब सैल्यूट वाली जॉब है। मतलब कि मतलब इतनी बड़ी टीम नहीं है आप लोगों की, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने वो काम को पूरी तरीके से करके दिया, तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा भी आप लोग मतलब ठीक है, ऑन कैमरा मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल रहती हैं, बट बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग आवाज़ उठाते हो, और मैं भी एक्चुअली बचपन से थोड़ा अपने आप को रिबेलियन फील करता हूँ हर चीज़ के लिए, कि जो भी चीज़ गलत हो रही है ना, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सब चीज़ें देखकर वो मेरे को काफ़ी इंस्पायर भी करती है, और आई विश कि अगर मैं आपकी किसी भी हेल्प आ सकूँ इन सब कार्यक्रमों में, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प सर आपका आशीर्वाद हमें मोटिवेशन देता है, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम स्टूडेंट्स के लिए अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। सर इस इंटरव्यू को एंड करेंगे एक आखिरी सवाल के साथ। बिहार, यूपी, एमपी, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से बच्चे कोटा आते हैं या फिर कहीं और जाते हैं जेईई की प्रिपरेशन करने। मैथ्स आपका फोर्टे है, और मैथ्स इस एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 9th 10th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 10th के बाद कोटा आना चाहते हैं, 10th के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, स्पेसिफिकली जेईई मेन एंड एडवांस का, मैथ्स को लेकर उन्हें कैसे डील करना चाहिए, मैथ्स को लेकर अभी से किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, और मैथ्स को कैसे वो अडॉप्ट करें कि आगे चलकर उन्हें मैथ्स एक फियर ना लगे। एक्चुअली यहाँ पे कभी-कभी क्या है, कुछ बायस्ड रहते हैं युवा में। जैसे इनिशियली अगर आपको कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जिसने आपको अच्छे से समझाया हो, ठीक है ना, तो एक बायसिंग हो जाती है सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ को दिमाग से निकालो कि बायस मत रहो, पहले लर्न करो, फिर उसके बाद देखो कि कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो मैथ्स आपको हर जगह काम आने वाली है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा ही हर जगह काम आने वाला है, लेकिन जीवन में मैथ्स आपको हर जगह काम आने वाली है। आप कोई भी प्रिपरेशन कर लो या कोई भी ऐसी चीज करोगे, वो चीज रहेगी। तो पहली चीज तो ये दिमाग में तय कर लो कि यार ये करना है। अब इसमें क्या करना चाहिए, 10th में आने से पहले तो अलजेब्रा जितना ज्यादा कर सको अलजेब्रा, मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, जितना ज्यादा कर सको उतना ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के लिए। आप कोई भी चीज सीख सकते हो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन की एबिलिटी आती है, तो जितना ज्यादा अलजेब्रा करोगे उतना मैथ्स में सुखी रहोगे। और बिना जज किए हुए करो कि यार ये ऐसा सब्जेक्ट है, वैसा सब्जेक्ट है, आईटी की मैथ्स टफ है, ये सब चीजें जज मत करो। पहले पढ़ो, उसके बाद उसमें देखो कि क्या चीजें आप अच्छे से और कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वक्त के लिए, आपके इन वर्ड्स के लिए जो स्टूडेंट्स को तो इंस्पायर करते ही हैं, साथ साथ हमें भी इंस्पायर करते हैं। आपको लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, आपसे सीखते हैं, और वो स्टूडेंट्स आपसे आगे भी सीखते रहेंगे, यही कामना है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे इट हैपेंस ओनली इन कोटा की टीम को बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से जो ये कार्य करते जा रहे हैं वो करते रहें, सतत करते रहें। बच्चों के मतलब लिए जितना आप अच्छा कर सकते हो, मैसेज पहुंचा सकते हो।